नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सुमित्रा नंदन पंत की बहुत ही प्रसिद्ध कविता पर्वत प्रदेश में पावस। तो चलिए इसका भावार्थ जानते हैं। इससे पहले हम संक्षिप्त में थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत 20 मई 1900 में उनका जन्म हुआ। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इनका जो जन्म है कोसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ है और इनकी कविताओं में प्राकृतिक सौंदर्य, मानवता, प्रेम और आध्यात्मिक चेतना इनकी कविताओं की प्रमुख विशेषता है। और उनकी जो भाषा है अत्यंत सरल है, मधुर है और संगीतात्मक है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इनकी प्रमुख जो कृतियाँ हैं जिसमें पल्लव है, वीणा है, ग्राम्य है, युगांत और चितंबरा इनके काव्य संग्रह माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ, अल्मोड़ा उत्तराखंड कोसानी गांव में हुआ। और ये जो है प्रकृति के चचेरे भाई माने जाते हैं क्योंकि इनकी प्रत्येक रचनाओं में प्रकृति का चित्रण मिलता है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो पल्लव, वीणा, ग्राम्य, युगांत और चितंबरा मानी जाती है। तो चलिए हम पर्वत प्रदेश में पावस कविता का भावार्थ जानते हैं। पहले एक बात बताते हैं कि कविता में कवि क्या कर रहे हैं, प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं। किसी पर्वत प्रदेश में गए होंगे और वहाँ का जो दृश्य देखा उन्होंने कि समय समय पे बारिश आती है, कभी इंद्रधनुष निकल जाता है, कभी धुएं के बादल छा जाते हैं, कभी बादल जो है धुएं के कहेंगे नहीं, बादल छा जाते हैं, पूरा इतना कोहरा छा जाता है कि पर्वत जो है वो उसमें ढक जाते हैं, जो वृक्ष है वो भी उसमें ढक जाते हैं। इतने बड़े बड़े वृक्ष है वो उसका दृश्य कैसे दिखता है। यानी कहने का तात्पर्य कि जब वो पर्वत प्रदेश में गए और वहाँ का प्राकृतिक दृश्य देखा, उनको जो फील हुआ उसके संबंध में उन्होंने कविता लिखी है। ठीक है, और कविता का वर्णन कैसे किया है हम देखते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश। तो इसका मतलब क्या है, कवि वर्षा ऋतु के पर्वतीय प्रदेश का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। वहाँ प्रकृति का जो रूप है वो हर समय बदलते रहता है, जिससे पूरा वातावरण अत्यंत सुंदर और मनमोहक दिखाई देता है। फिर दूसरी पंक्ति में बोलते हैं, मेघ लाकर पर्वत अपार, अपने सशस्त्र दुर्ग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। तो इसका मतलब क्या है कि विशाल पर्वत अपनी हरियाली की मेखला धारण किए हुए ऐसा प्रतीत होता है, मानो वो अपनी हजारों आंखों से नीचे फैले जल को बार बार अपना विशाल प्रतिबिंब दिखा रहा है। मतलब विशाल पर्वत अपनी हरियाली, चारों तरफ विशाल पर्वत है और हरियाली चारों तरफ फैली हुई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हजारों आंखों से नीचे फैले जल में वो बार बार अपना प्रतिबिंब दिखा रहा हो। फिर तीसरे में क्या कहते हैं, इसके चरणों में पलापताल दर्पण सा फैला विशाल। यानी पर्वत के चरणों में स्थित विशाल तालाब दर्पण के समान स्वच्छ और शांत है। उसमें पर्वत का सुंदर और भव्य प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यानी पर्वत के नीचे क्या है, विशाल तालाब है और वो इतना स्वच्छ और शांत है कि पर्वत का जो सुंदर भव्य रूप है उस तालाब में उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, यानी उसका इमेज दिख रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। यानी क्या कह रहे हैं, पर्वत से झरते बहते झरने मधुर संगीत की तरह उसकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं और झाग से भरे ये झरते मोतियों की माला जैसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। यानी पर्वत से जो झरना बह रहा है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मधुर संगीत गा रहा है और झाग से भरे ये झरने मोती की माला जैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं के तरुवर है, झाँक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसका मतलब क्या है कि पर्वत पर ऊंचे वृक्ष मानो ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखते हैं। वे स्थिर और एकटक आकाश की ओर देखते हैं जैसे किसी गहरी सोच में हैं। कहने का मतलब पर्वत में बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं और वो आकाश को छूने का प्रयास कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि एकटक खड़े होकर वो आकाश को देख रहे हैं और गहरी सोच में है। उठ गया अचानक लौ भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रव शेष रह गया निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। तो अचानक घने बादलों ने पर्वत को ढक लिया। ऐसा लगता है मानो पर्वत उड़ गया हो और आकाश पृथ्वी पर उतर आया हो, केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही हो, ऐसा उन्हें लग रहा है। धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं
जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यानी घने बादलों और वर्षा के कारण शॉल के वृक्ष भयभीत से प्रतीत हो रहे हैं। बादलों और कोहरों से ऐसा प्रतीत होता है मानो बादल धुएं से भर गए हो। कवि कल्पना करता है कि देवराज इंद्र बादलों के रथ में बैठकर अपना अद्भुत इंद्रजाल दिखा रहा हो। यानी घने बादलों और वर्षा के कारण जो शाल के जो बड़े बड़े वृक्ष है ना वो भयभीत से दिख रहे हैं। यानी इतनी बारिश हो रही है और बादल है ना उसके कारण जो बड़े बड़े वृक्ष है ना वो ऐसे भयभीत यानी डरावने से दिख रहे हैं। और बादलों और कोहरे से ऐसा लगता है कि मानो तालाब जो है वो धुएं से भर गए हैं। तो कवि कल्पना करता है कि जो देवराज इंद्र है ना वो अपने रथ पर बैठकर आकाश में विचरण कर रहे हैं। कभी इंद्रधनुष दिखाते हैं, कभी उगता है इंद्रधनुष और कभी डूब जाता है। तो इस तरह से कवि सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति का बहुत ही मनोहर चित्रण किया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।